ग्वालियर भारत की सांगीतिक और सांस्कृतिक राजधानी ग्वालियर। तानसेन और बैजू बावरा जैसे अनेक महान संगीतकारों की कर्मस्थली ग्वालियर। जहां के कण कण से सुरों के झरने फूटते हों, वैसी अनुपम नगरी ग्वालियर। ग्वालियर ने जिन कुछ एक महान संगीतकारों की वजह से संगीत की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है ग्वालियर का पंडित परिवार, अर्थात पंडित शंकर पंडित, पंडित कृष्णराव पंडित और पंडित एल.के. पंडित। आज आकाशवाणी के रूबरू कार्यक्रम में पंडित शंकर पंडित के पौत्र और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित के सुपुत्र, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी तशरीफ लाए हैं। पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। ये विश्व प्रसिद्ध गायक तो हैं ही, बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं। एक अच्छे गुरु के रूप में भी इन्होंने स्वयं को प्रतिष्ठित किया है और एक बहुत अच्छे चिंतक विचारक के रूप में भी इनकी ख्याति है। पंडित जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, ये हमारी खुशनसीबी है कि जी आज आपके साथ हम संगीत के अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। जी आपने संगीत में एक लंबा समय गुजारा है। जी जी आपने राजे रजवाड़ों का युग भी देखा है जी और आजाद भारत का संगीत भी देख रहे हैं। जी जी आप संगीत की मंचीय प्रस्तुतियां भी करते रहे हैं जी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों से भी गहराई से जुड़े रहे जी हैं। आपने गुरु शिष्य परंपरा का दौर भी देखा है और संस्थागत संगीत शिक्षा का स्वरूप भी देख रहे हैं। जी आज हम इन सारे मुद्दों पर आपसे एक एक करके बात करेंगे। जरूर। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जी। एक बार आप अतीत की तरफ मुड़ें, जी। अपने बचपन की तरफ मुड़ें और उन कुछ यादों को ताजा करें हमारे साथ, जी, जी। हमारे श्रोताओं के लिए। मैं कोशिश करता हूँ। जी, स्वागत। और मेरा संगीत का सफर बहुत लंबा रहा है और छुटपन से जी मेरे यहाँ संगीत ही होता था 24 घंटे। जी मेरे पिताजी के शिष्य लोग रहते थे घर में, वो सुबह उठ के रियाज करते थे। तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं संगीत सुन रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मेरा सीखने का सिलसिला जब तक पिताजी जीवित थे, यानी करीब करीब 57-58 साल तक मैं उनसे संगीत सीखता रहा। पंडित जी, आपकी कीर्तनकारों की परंपरा रही है। हाँ, कीर्तनकारों की परंपरा रही है। जी जी शास्त्रीय संगीत आपके परिवार में कैसे आया? बताता हूँ जी। ये हमारे यहाँ, हमारा परिवार मूलतः पूना चिंचवड़ का है। चिंचवड़कर का हमारा सरनेम भी साहब चिंचवड़कर जी। तो मेरे परदादा के पिताजी रामचंद्र राव चिंचवड़कर, वो पूना से ग्वालियर आके बसे, पूना परिवार सहित। वो एक कीर्तनकार थे और उनके बेटे पंडित विष्णु पंडित चिंचवड़कर, ये भी कीर्तनकारी थे, संस्कृत के विद्वान थे, वेद शास्त्र संपन्न परिवार था। और वो ग्वालियर में आके बसे। उनके 4 पुत्र थे जी। गणपत राव, गोपाल राव, शंकर राव और एकनाथ राव जी। चारों पुत्र उनके। इसमें शायद कोई तानपुरा छड़ता, कोई पखावज, कोई तबला, कोई हारमोनियम, इस तरह से वो कीर्तन करते थे। तो ग्वालियर में आने के बाद उनका संबंध नत्थन पीर बख्श, उनसे संबंध हुआ ग्वालियर से आने के बाद। पंडित जी, ग्वालियर आप लोग कैसे आए? पूना से? पूना से ग्वालियर आए। वो शहर छोड़ दिया वहाँ। जैसे महाजी सिंधिया तो सबसे पहले उन्होंने उत्तर में राजधानी बनाई थी ना, पहले उज्जैन बनाई, बाद में वो लश्कर ग्वालियर में आए जी। तो वैसे ही बहुत सारे परिवार उनके साथ आए। उनके बाद माइग्रेशन होता रहा वहाँ से। तो ग्वालियर में आके उन्होंने मकान वगैरह लिया। और नत्थन पीर बख्श, जो कि ग्वालियर गायकी के इनोवेटर माने जाते हैं, जो ख्याल गायकी के इनोवेटर माने जाते हैं, वो उनके साथ उनका संबंध हुआ। तो उस समय दरबार में उस्ताद हद्दू खान साहब और उस्ताद नत्थू खान साहब, ये दरबार गायक थे जी। तो वो महाराज के साथ कीर्तन करते थे। तो उनको मराठी डिवोशनल सॉन्ग्स
और संस्कृत के श्लोकों की जरूरत होती थी। तो उन्होंने नत्थन प्रियवक्ष ने हमारे दादाजी को बुलाकर उनसे इनको ये सिखवाया, मोरोपंथ की आर्या और संस्कृत के श्लोक। तो वहां से इनका संबंध हुआ। तो संबंध होने के बाद एक दिन हद्दू खां साहब से मेरे दादा ने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं, वो चारों संगीत में हैं जी, उनको आप सिखाने की कृपा कर। पहले जमाने में ऐसा था कि ये ऐसा नहीं था कि आप किसी को 2 पैसे दे के टीचर बना लेना जी। उस्ताद जब ही सिखाता था जब वो खुश होता था कि हाँ ये मेरा नाम करेगा। और वैसे हद्दू खां ने तो कितने दसियों लोगों को सिखाया। उनके घर में तो सारे शागिर्द रहते थे। हद्दू खां साहब इस मामले में बड़े उदार थे, बाप रे बाप। उन्होंने जो विद्यादान दिया है उसका जवाब भी। उनको पीरो मुर्शद मेरे पिताजी कहते थे, ये पीरो मुर्शद लोग हैं। तो उन्होंने उनको सुना। उनके तल घर में वो रियाज करते थे, वो घर अभी भी मौजूद है ग्वालियर में। तल घर में उन्होंने उनको सुना। तल घर मतलब बेसमेंट में रियाज करते थे। वो तल घर आज भी मौजूद है ग्वालियर में। हाथी घोड़े रखने की व्यवस्था भी है उस घर में, इतना बड़ा घर है वो, हवेली है हवेली। तो वहां उन्होंने गाना सुना तो वो मेरे दादाजी का आवाज सुन के बड़े मोहित हुए। शंकर पंडित जी मेरे दादाजी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो रोज उनके रियाज के समय जाते थे और वहां से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। हद्दू खां गुजरने के बाद नत्थू खां साहब ने उनको तालीम दी। नत्थू खां साहब गुजरने के बाद निसार हुसैन खां, जो नत्थू खां के दत्तक पुत्र थे जी, वो हमारे यहाँ घर में आकर रहे। एक वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण परिवार के यहाँ एक खां साहब का रहना उस समय की एक अनूठी घटना थी जी। वो रहे और वो ऐसे रहे कि वो आखिर तक हमारे घर में ही रहे। और वो उन्होंने बल्कि जनेऊ धारण किया और चोटी रखते थे, मैं निसार भट्ट हूँ। इतना प्रभाव उन पर पड़ा उन्होंने। और वो कोठी वाले गवई कहलाते थे। कोठी वाले गवई वो होते हैं जिनके पास भंडार हो इसका, बंदिशों का। तो उन्होंने विद्या शंकर पंडित जी को और एकनाथ पंडित जी को सिखाई। इस प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की धारा शुरू हुई। फिर इसका विकास कैसे हुआ पंडित जी? ये विकास तो फिर मेरे पिताजी ने तो तमाम दुनिया में, मेरे दादाजी भी जाते थे बाहर जी। मेरे दूसरे दादाजी बम्बई में रहते थे, एकनाथ पंडित जी बम्बई रहते थे, पुणे रहते थे। और मेरे पिताजी तो सारे हिंदुस्तान में रहते, विशेषकर पंजाब में बहुत पॉपुलर थे वो जी। पर मुल्तान, सिंध, सक्कर सब दूर गए हैं, वो जाते रहते थे जी। तो इस तरह से। और आपकी और ये सारा परिवार निसंतान था। निसार हुसैन खान ने शादी नहीं की, रहमत खान साहब ने शादी नहीं की, तो सारा परिवार निसंतान हो गया। और उनकी विद्या यदि वो हम लोग नहीं सीखते तो वो सारी विद्या, हजारों ख्याल हैं भैया। मेरे दादाजी ने पंडित भातखंडे को 500 बंदिशें दी हैं, 500। मुझे यमन की कम से कम 100 बंदिशें याद हैं, अलग अलग तरह की। जो भंडार है, पहले जमाने में जो राग सीखते थे तो पहले भर्ती कराते थे बंदिशों की जी। बंदी जितने ज्यादा बंदिश हो उतना ज्यादा राग का नॉलेज होता था। तो इस तरह से हमारे घर में संगीत की धारा भाई। मेरे पिताजी ने शंकर गांधी विद्यालय खोला था 1914 में जी। वहाँ हर गुरुवार की महफिल होती थी। हर गुरुवार हर एक जना गाता था, जो भी विद्यार्थी आए वो हर एक जना गाता था। तो वहाँ उनको क्योंकि संगीत के लिए मेरे पिताजी कहते थे कि ये जरूरी है कि वो परफॉर्म करे, सिर्फ सीख के और रियाज करके कुछ नहीं होता। जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी विद्या में वो चमक नहीं आएगी और आपको गाने की आदत नहीं पड़ेगी। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे शुरू हुई? मैंने कहा ना, मैंने छुटपन से, मेरे सारे भाई संगीतकार थे, घर में शिक्षक लोग भी रहते थे, उनका रियाज चलता था सुबह 2 बजे 3 बजे से सुबह रियाज। तो वो उनका रियाज सुनते सुनते मुझे ऐसा है कि सुर की तो भगवान ने मुझे देन दी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जी। ताल में गड़बड़ होती थी। अच्छा। अब कभी कभी हम गोरखी जो सिंधिया का वो जो देवस्थान है वहां मेरे पिताजी दरबार गायक थे वो। और वहां 15 दिन में 20 दिन में कभी वो जब पूजा होती थी भगवान की, तब ये गायक लोग, दरबार गायक लोग, वहां उनका गाना होता था। तो वहां जाते थे। मैं भी जाता था, छोटा था। तो पर्वत सिंह जी तबले पर होते थे। जब वो संपे आ जाए तो पर्वत सिंह इशारे करते शुरू हो जा, और हम शुरू हो गए, संपे आ जा। अच्छा। क्या बात है। फिर बाद में पिताजी ने एक हाथ में तानपुरा
मतलब राइट हैंड में तानपुरा और बाएं हाथ में डग्गा, इस तरह से रियाज करवाया। हमारे यहाँ इसी तरह से रियाज करवाते थे। इससे क्या होता है, सुर और ताल दोनों पर आपका अधिकार होता है। इस तरह से रियाज करवाया, तो इस तरह से सुनते गए और संगीतकारों के साथ रह रह कर आज इस स्थिति पे आ गए हैं। पंडित जी, आपने एक लंबा समय गुजारा है संगीत की दुनिया में। इस समय क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? मैंने कहा नहीं, हमारी परंपरा तो शाह सुधारक की परंपरा है जी। और शाह सुधारक जो है वो दोहित्र वंश से, तानसेन से संबंधित थे जी। तो वो बीनकार थे। उन्होंने सैकड़ों खानों की रचना की, मगर उनके जो ख्याल है वो ध्रुपद के अंग पर बने हुए हैं। ठीक। उनका क्या जवाब है? आज भी वो तरोताजा है और नए हैं, और जब भी गाओगे तो वो नए लगते हैं। तो आप सुनना चाहेंगे तो मैं शाह सुधारक की एक पंजाबी भाषा की रचना सुनाता हूँ। वो बागेश्वरी की बहार में है। बहुत बढ़िया। उसका पुराना नाम है बागेश्वरी की बहार। पंडित जी, आप ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि आचार्य हैं जी। ऐसे आपसे पूछें अगर कि ग्वालियर घराने की अपनी क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण ग्वालियर एक अलग घराने के रूप में अपनी अहमियत रखता है? ये मूलभूत घराना है जी। चाहे ध्रुपद हो, चाहे धमार हो, और उसकी छाप टप्पा ठुमरी सब में है जी। और ध्रुपद के जो पितामह कहलाते हैं वो राजा वाम सिंह तोमर जी, वो पिता कहलाते हैं ध्रुपद के। बाद में तानसेन और बाद में हस्सू अद्दू खान साहब ने ख्याल को नया रूप दिया। पहले ख्याल तो प्रचलित था मगर पॉपुलर नहीं था। उन्होंने इसको अष्टांग गायकी को मिलाकर उसको एक नया ऐसा रूप दिया कि जो ध्रुपद के और आधारित था। और सिंधिया जो है, सिंधिया शासन के जो शासक थे वो स्वयं संगीतकार थे और संगीत जानते थे। वो चाहते थे कि ग्वालियर की छाप रहे, ग्वालियर की गायकी बने, तो उस पर उन्होंने, और फिर सारे घराने के जो लोग जुड़े हुए हैं यहीं से तो उन्होंने प्रेरणा ली। ये अष्टांग गायकी क्या है पंडित जी? ये अष्टांग यानी गायकी के 8 रूप हैं जी।
8 रूप हैं। वो अलाप बहलावा जी, बोल अलाप, तान, बोलतान, लयकारी, मींड सूत, गमक, मुर्की, खटका और जमजमा और इसके प्रकार, इन सब का समावेश गायकी में किया गया है। हर रचना में ये 8 अंग मिलते हैं या किसी में? ये आपको क्या 3 मिनट की रचना तो पुरानी है जी, ये गायकी में है, उसका जो विस्तार होगा वो अष्टांग से होगा। अच्छा, रचना चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जब ग्वालियर के कलाकार सुधारण की है या पुरानी रचनाएं हम गाते हैं ज्यादातर, और जिसमें कम से कम 15 से 20 ख्याल हो, वही राग हम गाते हैं, बाकी हम राग कम ही गाते हैं। पंडित जी, एक राग में इतनी अधिक रचनाएं, इतनी अधिक बंदिशें सीखने का कारण क्या है? मैं बताता हूँ। जिस तरह से आपके पास यदि 10 कुर्ते हैं जी, तो आपका रंग अलग अलग बिखरेगा। मेरे दादाजी पंडित शंकर पंडित जी ये विट्ठल मंदिर में सुबह शाम गाते थे, रोज जी हाजिरी देते थे विट्ठल। तो वो एक एक राग 20-20 दिन, एक एक महीना गाते थे। बंदिशों के आधार पर वो गायकी बदल कर उसको प्रस्तुत करते थे, और वो बड़े पॉपुलर थे। वो तमाम युवा गायक ग्वालियर के जो थे उनको सुनने जाया करते थे वहां। तो इस तरह से बंदिशों का महत्व तो गाने में बहुत ज्यादा है भाई। हम बंदिश ही गाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राग एक इतना विशाल चीज है कि जिसको एक बंदिश के माध्यम से हम नहीं समझ सकते। जितने बंदिश होंगे, जितनी रचनाएं होंगी, वैसे उस राग का स्वरूप उतना ही राग का स्वरूप निकलेगा। और अलग अलग तालों में, अलग अलग ताल में एक ताल ज्यादातर विलंबित ख्याल तो हमारे यहाँ तिलवाड़ा ताल में है, मगर आड़ा चौताल, झूमरा, बाद में पस्तो, 3 ताल, आड़ा चौताल, सारे तालों में बंदिशें हैं। तो उसका तालों का तो छंद का महत्व है ना जी। कि हमारे यहाँ लयकारी तो आप जानते हैं कि हम सुर और हमारी गायकी जो सुर और लय दोनों को प्रस्तुत करती है जी। अभी आप बता रहे थे कि एक हाथ में तानपुरा और एक हाथ में डक्का, लेकिन हमने अभ्यास किया है जी। तो मेरे पिताजी तो लय सम्राट कहलाते थे। कोई भी तबलिया आज मेरे पिताजी के साथ बजाने में अपना गौरव मानता था। अब उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब जी ये कहते थे कि मैं पंडित कृष्णराव के साथ इसलिए बजाता हूँ, वो मुझे टोकते नहीं। ये तो मैं किसी गवैये के साथ नहीं बजाता, क्यों सीधा टेका बजाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तो मतलब यह है कि ऐसी लयकारी, ऐसी विलक्षण लयकारी, वाह वाह वाह। मैंने उनके ऐसे रिकॉर्ड सुने हैं कि ऐसी विलक्षण लयकारी, बाप रे बाप। और ये सब पर्वत सिंह जी, गोपाल सिंह जी, माधव सिंह जी सब लयकार थे, लोग थे। ये सब पखावज वादक थे। हाँ, लयकार, जबरदस्त लयकार। और ग्वालियर में तो इनके कुदो सिंह जी भी थे जी, महान पखावज वादक थे भी ग्वालियर में। पंडित जी, आप जब लय ताल की इतनी बातें कर रहे हैं तो कुछ सुनने की इच्छा हो रही है। क्या? कुछ ऐसे ही लयकारी वाली कोई चीज? लयकारी तो आपको जब उसकी विस्तार होगा तभी तो लयकारी आएगी ना। एक झलक हो जाए पंडित जी। झलक जी। तो क्या सुनना चाहेंगे आप? जो भी आपकी इच्छा हो। आपको मैं एक, हमारे यहाँ तराने भी खूब गाए जाते हैं जी। और तराने यानी विलंबित लय का ख्यालनुमा तराना, मध्य लय का तराना, द्रुत लय का तराना, अति द्रुत लय के तराने, और दूसरी बात लाजवाब तराने और लाओ जवाब तराने। लाओ जवाब तराने, लाओ जवाब तराने जी। यानी गुड़ियों के महफिल में ऐसे तराने गाए जाते थे कि लाओ जवाब तराने हैं। तो एक तराना हो जाए फिर। अच्छा चलो चलते। ये मैं राग यमन कल्याण में सुनाता हूँ। ये एक ताल में निबद्ध है।
धुम गिरता तक दाम गिरता गिनता गिरता गिर गिरता दा दा पंडित जी, हर घराने में सिखाने का, रियाज करने और कराने का एक अलग अलग सिलसिला होता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि अपने पिता से ही आपको सीखने का अवसर मिला। सीखने के लिए गुरु की तलाश में आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ा। लेकिन एक पिता जब सिखाता है, जब गुरु बन जाता है, तो पिता और गुरु के रूप में आप अपने पिताजी में, पंडित कृष्णराव पंडित जी में क्या अंतर पाते थे? बहुत अंतर बाबा, वो गुरु ज्यादा थे, पिता कम थे। थोड़ा सा उस विषय में बताएं। अरे क्योंकि वो बहुत से लोग कहते हैं कि संगीत विरासत में मिलता, संगीत विरासत में नहीं मिलता जी। पापड़ बेलने पड़ते हैं हर एक शागिर्द को, चाहे वो लड़का हो या कुछ भी हो। संगीत सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है जी। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बाप रे बाप, हमें मार भी पड़ती थी। और हमारे दादाजी ने जो सेवा की ना गुरु जी, वो सेवा तो मैं क्या कहूँ, 24 घंटे उनके पास रहते थे। निसार हुसैन खान साहब हमारे घर में जो रहते थे, तो वो दरबार से आए थे, और दरबार के जो गवैये थे ना, दे वर जस्ट लाइक गेस्ट ऑफ द स्टेट, ऐसे उनको रखा जाता था उस जमाने में। हस्सू हद्दू खां को जितनी तनख्वाह मिलती थी, जितनी एक अफसर को भी नहीं मिलती, अफसर क्या किसी को नहीं मिलती थी, सैकड़ों में उनको तनख्वाह मिलती थी। वो तनख्वाह लेने वो हाथी में जाया करते थे, क्या ये उनका मान सम्मान था। तो वो उसी दरबार से आए हुए निसार हुसैन खान साहब की वो देखना बहुत बड़ा काम था। और वो निसार हुसैन खान बहुत ही अपने मिजाज के वो बादशाह थे, तो सेवा तो करनी पड़ती है जी। सेवा का सेवा मेवा नहीं मिलता, ऐसा सेवा करो और गुरु को खुश करो। और अब यहाँ तक हुआ कि निसार हुसैन खान कहते थे कि मेरा गाना जवानी का सुनना हो तो शंकर को सुनो। क्या बात है, यहाँ तक गुरु प्रसन्न हुआ। ये अपने आप में एक उपलब्धि कि गुरु तारीफ करे अपने चेले की, क्या बात है। गुरु उनको जहां जहां जाते थे वहां वो कहते। और निसार हुसैन खान तो तमाम दुनिया में घूमते थे, उनको ट्रेवलिंग का बड़ा शौक था। जहां जहां बैठे गाड़ी में सीधा उनको ट्रेवलिंग का पास मिला हुआ था वाइसराय ऑफ इंडिया से। अच्छा जी। तो वो भी बड़ा जबरदस्त किस्सा था। एनी हाउ वो कभी बताएंगे आपको। और आपकी तालीम कैसे हुई? हमारी तालीम थी, मैंने कहा ना, हम तो स्कूल में भी जाते थे जी। तो स्कूल के बाद में हम तो स्कूल मतलब आपके दादाजी ने जो स्कूल शुरू किया था? नहीं, वो तो स्कूल तो अलग था। अच्छा। वो तो गायने का पढ़ाई का भी स्कूल पढ़ाई जाते थे। मैं पहला ग्रेजुएट हूँ अपने घर में जी। आगरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। और तो उसके से पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और हमें खेलने का कोई टाइम नहीं था। नो प्लेइंग। रात दिन गाना सीखो, चिंतन करो, और फिर बंदिशों का सिलसिला। बंदिशें जो थी वो सिखाते थे, वो बंदिशों को याद करना पड़ता था। उस समय न रिकॉर्डर था, न तानपुरा था इलेक्ट्रॉनिक, न तबला था इलेक्ट्रॉनिक। सारे मैनुअल थे। बंदिशें शब्दों में लिखते थे, उसका नोटेशन करते थे। और कितने घंटे रियाज करते थे पंडित जी? और जितना समय मिल जाए। पहली बात तो ये कि ये बंदिशें जो आती हैं ना जी, इनको संभालने के लिए इनको रोज पलटना पड़ता है। यानी 1 घंटा या 2 घंटे आपको बाएं हाथ में डग्गा और दाएं हाथ में तानपुरा लेकर उनको पलटना पड़ता है। एक एक राग करके, एक एक राग की 25-25, 40-40, 50-50 बंदिशें उनको पलटना पड़ता है रोज सिलसिला करके। तो वो बड़ा भारी ये है भैया। पंडित जी, जब आप कह रहे हैं बार बार कि एक हाथ में बायां, एक हाथ में तानपुरा, एक हाथ में डग्गा, एक हाथ में तानपुरा, तो बार बार आप कह रहे हैं, मैं बार बार चौंक जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि
ये आप ही से मैं सुन रहा हूँ और आप ही के यहाँ का फोटो देखा है मैंने। हमारे सब लोग, मगर वो जो है वो सिंगल ठेका बजता है। ख्यालियों के लिए तो कहा जाता है कि वो तिरकिट देख के तबलिये का मुखड़ा नहीं, यहाँ तो बहुत सारे संगीतकार कहते हैं कि ख्याली लोग तो मुखड़े की तरफ देखते हैं और मुखड़ा मेरे पिताजी के पीछे भागता है। क्या बात है, ये उनके लिए कहावत थी। तो इसी तरह से ये करने से भाई इस पर अधिकार किया जा सकता है। ग्वालियर की जब भी बात होती है पंडित जी, तो ग्वालियर तो मैंने कहा ना, हमारा छुटपन का ग्वालियर और स्टेट का पीरियड आपको बताऊं। स्टेट का पीरियड में दरबार गायक थे, वादक थे भी, तो उनको जो था, उनको देवघर में उनकी कभी हाजिरी होती थी और जब दरबार में कोई आए तब गाना बजाना दरबार में होता था और उनको बाहर जाने की छूट थी कि बाहर कहीं जाओ, मगर वहाँ ये अनाउंस करो कि ग्वालियर दरबार के गायक हैं, गायक या वादक हैं जी, बस ये अनाउंस करो। और कोई बंधन नहीं था, बाकी अपने बच्चों को सिखाओ या अपने शिष्यों को सिखाओ, बस। पंडित जी, आप कुछ याद है उस समय का क्या माहौल होता था? क्योंकि राजे रजवाड़ों के दरबार का तो एक अलग माहौल होता है। जी जी, नियम कायदे, तहजीब, लिहाज, ये वहां तो मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा है वो दौर, लेकिन शायद तारीफ करने के लिए भी राजा से परमिशन लेनी पड़ती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और कलाकार तो खुद अपने मन का राजा होता है। वो तालमेल कैसे बैठता था? नहीं, तालमेल बैठता था, मतलब राजा तो उनकी इज्जत करते थे जी। तो भी तो ये कला जो इतनी पनपी है, राजा महाराजाओं के दरबार में जो कला पनपी है, इनमें कलाकारों का बड़े मान सम्मान होता था भैया। उनको एक स्टेट का दर्जा मिलता था, स्टेट ऑनर, वीवीआईपी होते थे वो। जी जी। पंडित जी, ग्वालियर परंपरा में कई तरह की रचनाएं मशहूर हैं। कई तरह, ग्वालियर में तो गायिकाएं थी बहुत सारी जी। और वो ठुमरी टप्पा गाने में क्या बात थी। मेरे पिताजी कहते हैं उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। तो ततैया, मंगोबाई और भैया साहब गणपतराव की माता जी जी, और चुन्ना जी, जिनको बंदे अली खान साहब मांग के ले गए थे महाराज से। पंडित जी, आपकी परंपरा में, हाँ, जैसे आप देवघर की बार बार बात कर रहे हैं, अष्टपदियों का गाना होता है। हाँ, होता है, गायन होता है। और मेरे कान में पानी आ रहा है आपसे एक अष्टपदी सुनने के लिए। जरूर जरूर। ऐसा है कि मैंने कहा ना आपको, मेरे परदादा जी संस्कृत के विद्वान थे जी, और हद्दू खां के वो बहुत मित्र थे जी। तो हद्दू खां साहब को जरूरत थी ऐसे पदों की जो कि वो देवघर में गाए जी। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि संस्कृत के ऐसी पद्य रचना है जो कि आप बांध सकते हैं, वो स्वामी जयदेव की अष्टपदियां जी। तो उन्होंने अष्टपदियों का चयन किया और हद्दू खां साहब ने अपने शिष्यों के द्वारा उसकी रचनाएं करवाई। बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, ठुमरी नुआ भी है कुछ बंदिश। ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है जी। तो एक अष्टपदी पंडित जी जरूर सुनाता हूँ। विराग भोपाली में है जी, और ये स्वामी जयदेव की अष्टपदी है जी। जय
मुनि मंडल मंडल भव खंडन मुनि जन मानत औदान जय जय हरे हरे जय जय देव हरे देव हरे जय जय देव क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। जय जय देव जय जय देव हरे तो इस तरह अष्टपदियों को आप लोग ख्याल के रूप में ख्याल के रूप में उसको पूरा ख्याल जैसा ख्याल होता है, सिर्फ बोल उसके संस्कृत के होते हैं और अष्टपदी होती है जी। मगर अष्टपदी के 8 पूरे पदों को नहीं गा, क्योंकि वो तो फिर काव्य गायन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो उसमें से कुछ वो उसके जो स्टांजाज है उसकी रचना उसका सिलेक्शन मेरे दादाजी ने किया था और वो हादू खान साहब ने फिर उसको कंपोज करवाया। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। पंडित जी, आप एक बहुत ही जागरूक संगीतकार रहे हैं जी। आपने स्वयं को बस अपने गायन तक ही सीमित नहीं रखा है जी। संगीत के प्रचार प्रसार के लिए भी आपने कई तरह के काम किए हैं। जी जी जी। कई दशक पूर्व जब दूरदर्शन जी अभी चलना सीख रहा था जी, उस समय आपने दूरदर्शन के लिए एक कार्यक्रम बनाया। हाँ जी जी, प्रभावती जी। आज की युवा पीढ़ी आपके इस काम से अपरिचित है, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। मैं बताता हूँ आपको वो अनुभव कैसा रहा और क्यों बनाया आपने। रेडियो से एक प्रोग्राम चलता था संगीत शिक्षा हर हफ्ते और उसको रिपीट होता था वेंसडे को। ये कब की बात है पंडित जी? ये 60s की बात जी। रेडियो में आधी घंटे का प्रोग्राम चलता था, उसके 6 या 7 हजार श्रोता लोग थे रजिस्टर्ड। तो वो उसकी जो स्वरलिपि बंदिशों की जो स्वरलिपि है वो उस समय के सारंग या इंडियन लिसनर में छपती थी, उसकी लिसनिंग बहुत थी, तो वो प्रोग्राम हम चलाते थे। अच्छा, उसको भी आप लोग करते थे? हाँ, वो हम ही तो चलाते थे। अच्छा। और फिर उसके ये बच्चे आते थे, वो उसको छोटा ख्याल की तरह वही प्रोग्राम फिर रिपीट हमने किया दूरदर्शन में जी, प्रभाती। तो वो प्रभाती 15 मिनट का प्रोग्राम था। और पहले तो शास्त्रीय संगीत दूरदर्शन के लोग समझते थे कि शास्त्रीय संगीत तो रेडियो का माध्यम है, भी दूरदर्शन का माध्यम नहीं है जी। तो जब शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो आंखें बंद करके सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर कॉन्फ्रेंस क्यों होती है भाई, कॉन्फ्रेंस में आंखें बंद करके नहीं। तो उन्होंने बड़े हमारे एक साथी थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू करवाया। अब शुरू में यह चाह कि 7-8 उसके सीरियल निकालेंगे, मगर हमारा प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ और मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में कहा कि आप समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत कोई हुआ नहीं है। शास्त्रीय संगीत हर कोई समझ सकता है, यदि वो अच्छा संगीत सुने तो कम से कम वो उसको एंजॉय कर सकता है और बाद में वो तो उसका भक्त हो जाएगा जी। और ये क्या हुआ नहीं है, उसको सुनो। तो आप मिठाई खाए बगैर आप कैसे कह सकते हो कि मिठाई बुरी है? यही एक समस्या है पंडित जी कि लोग सुनते नहीं है और मान लेते हैं कि ये हमारी समझ में फिर नहीं वो आएगा। बड़ा पॉपुलर हुआ, उसको स्पॉन्सर भी हो गया प्रोग्राम वो, और मैंने 50 उसके सीरियल निकाले। अच्छा, 50 जो 8-10 सीरियल निकालने के बाद थे वो 50 सीरियल चलते थे। उस कार्यक्रम का नाम क्या था पंडित जी? प्रभाती। अच्छा, और उसमें आप क्या दिखाते थे? मैं पहले तो संगीत के बारे में जानकारी देता था जी। वो मगर जानकारी यानी बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके जी, उसको जो साधारण लोग समझ सके तो वो जानकारी देता था। बाद में मैं एक छोटा ख्याल प्रस्तुत करता था और वही राग एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था।
कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी साथ में होता था, वो ही राग वो बजाता था। इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलता था और ये यहाँ तक हो गया कि लोग बाग मुझे जानने लगे कि आप तो राग के ऊपर बोलते हैं। राग के ऊपर बोलते थे लोग बाग, मतलब वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया था। तो ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए भी। शास्त्रीय संगीत कोई हवा नहीं है, जो सुनेगा वो उसको एंजॉय करेगा। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, कान तैयार करने पड़े जी। जो कान तैयार हो जाए तो फिर आप उसका ऐसा आनंद लेंगे। इसमें ऐसा आनंद है जो कि और कहीं नहीं है, इतना आनंद है गहराई में। जी पंडित जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा का दौर देखा है जी, उसी में आप प्रशिक्षित भी हुए हैं जी। लंबे समय तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे हैं। थोड़ा सा दोनों प्रणालियां जो हैं शिक्षा की, गुरु शिष्य परंपरा और संस्थागत शिक्षा परंपरा जी, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है और क्या आप अंतर देख रहे हैं, थोड़ा सा इस विषय में। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा तो गाना सीखना, गाना बजाना सीखना है तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा और गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं होगी जी। और ये जो विद्यालय प्रणाली है ये इसलिए जरूरी हो गई है कि पहले जमाने में तो आम लोग जो सुनते थे संगीत, वो संगीत के भक्त होते थे जी। और आजकल ऐसा नहीं है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये जो संस्था का शिक्षा है इसकी भी जरूरी बहुत हो गई है आजकल। ये जरूरी चलना चाहिए कि इससे संगीत शिक्षकों की भी ये होती, क्योंकि उस्ताद लोग तो संस्था में संगीत सिखाने जा नहीं सकते जी। तो उनकी भी एक जरूरत पूरी होती है और बच्चे तैयार होते हैं। उसमें से कुछ जो बच्चे समझते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आकर अपना संगीत जारी रखते हैं। पंडित जी, आप भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो बात दूसरे लोग कहते हैं कि इन संस्थाओं से अच्छे कलाकार नहीं निकल पाते। ये तो बहुत पुराना आरोप है इन संस्थाओं पे, और आप भी करीब करीब वही बात कह रहे हैं। नहीं, इसमें से कलाकार निकलना बहुत मुश्किल बात है ना, उनको इतनी तालीम नहीं है, उनका इतना अनुभव नहीं है। ये तो उनको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आना पड़ेगा, तभी संभव होगा। क्यों पंडित जी? वही एल.के. पंडित जी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में सिखाते हैं जरूर तो शिष्य नहीं तैयार होता है, और वही एल.के. पंडित जी जब अपने घर में सिखाते हैं तो तैयार होता है। ये क्या अंतर है, क्या अंतर हो जाता है? दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ का कोर्सेज जो है ना जी, वहाँ वर्टिकल कोर्सेज है, मैक्सिमम राग होते हैं 15-20 राग जी। और यहाँ हमारे घर में सीखेगा तो उसके 1 या 2 राग होगा, सालों तक वही राग चलेगा। नहीं, उसी राग में, लेकिन बंदिशें तो आप बता रहे हैं। नहीं, वो तो बंदिशें तो होगी, मगर वहाँ तो कोर्सेज का मतलब है ना 15-20 राग 1 साल में होना, और उसकी परीक्षाओं पे दूसरे क्लास में गया तो वो राग अलग हो गए, उसका अभ्यास नहीं होता। और यहाँ भी बंदिशें सिखाए थे, एक बंदिशें सिखाएंगे आपको कॉलेज में, आपको इसको 10 बंदिशें तो सिखाएंगे नहीं। तो वहाँ का और यहाँ के शिक्षण में मूलभूत अंतर है। सचमुच ये नीति का ही प्रश्न है या नियत का भी प्रश्न है? नहीं, नियत का काम नहीं करते, फिर वो बच्चे फेल हो जाएंगे ना, वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। उनसे वो कहेगा वो राग सुना भाई, वो मुझे तो एक ही राग आता है, तो उनने कहा फिर आप तो इसी क्लास में रहे, पास नहीं हो सकता। पंडित जी, खुले दिल से एक बात बताइए। हाँ, आपके दादाजी ने भी ग्वालियर में शंकर संगीत विद्यालय शुरू किया। हाँ, ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी लाहौर में शुरू किया, बिल्कुल। और इन संस्थाओं से कलाकार निकले। लाहौर से पंडित विनायक राव पटवर्धन, कलाकार निकले, बहुत सारे कलाकार निकले। तो और ग्वालियर में भी कलाकार निकले, मगर वो शिक्षण प्रणाली अलग। आपकी उसमें स्कूल में तो पंडित भीमसेन जोशी जी भी गए थे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ जी कि वहाँ की शिक्षा दीक्षा अलग थी भैया, या इसकी नई शिक्षा दीक्षा थी। वहाँ की सुबह शाम स्कूल लगता था, हर गुरुवार को हाजिरी देनी पड़ती थी, और वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो गाना सीखने के लिए आते थे जी, परीक्षा देने के लिए नहीं। और आज का जो ध्येय है वो परीक्षा देना है। परीक्षा देना है तो आपको 20 राग तैयार करने पड़ेंगे, और फिर वो भूल कर अगले साल जो है वो दूसरे 20 राग तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं था। तो यहाँ के उसमें मूलभूत अंतर है।
आप जैसे लोग रह के भी इस ना हम क्या कर सकते हैं? जब व्यवस्था वैसी हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं, बेटा ये ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा लगाओ, स्वर ऐसा लगाओ, ऐसी तरह से अभ्यास करो, ये बता सकते हैं। अब मतलब हम उनको बता ही सकते हैं, वो उनको करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये गुरु शिष्य परंपरा में बाध्य होकर करवाते हैं गुरु कि बेटा अभ्यास करो, पिटाई होगी और उन्हें गाना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ तो अलग मापदंड है ना, यहाँ के वो मापदंड वहां नहीं चलेंगे। वहां टीचर के भी नौकरी के खतरे रहता है। कोई शिकायत कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी टीचर को। पंडित जी, अभी जब आपके पिताजी की और दादाजी की बातें चल रही थी तो मुझे एक घटना याद आ रही है जी। कहते थे कि उनके साथ जो सारंगी बजाने के लिए जाते थे जी, वो लोग अपनी टोपी और पगड़ी बड़े अच्छे ढंग से सेट करके जाते थे क्योंकि जब तक सारंगी वादक की टोपी नहीं गिर जाती थी तब तक उनकी ताने खत्म नहीं होती थी। ऐसा है कि मेरे पिताजी की गायन अत्यंत क्लिष्ट मगर इम्प्रेसिव इफेक्टिव गाना था उनका जी। तो वो गायकी की संगत करते करते कुछ लोगों का ऐसा हो जाता था। अब ये भरतपुर का वाकया, उस्ताद बंधु खान साहब सारंगी पढ़ते, अब उनके साथ संगत करते करते लड़गो था और उसमें जाते जाते उनकी पगड़ी गिर गई तो लोग हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा हंसते क्या हो, अरे मैं ही हूं जो इनकी संगत कर रहा हूं ऐसी, मैं तो इतना बजा भी रहा हूं और कोई और भी ना बजा पाए। क्योंकि मेरे पिताजी के साथ चाहे जो भी हो, चाहे सारंगी वादक हो या तबला वादक हो या तानपुरा वादक हो जी, उन सबको होश संभाल के बैठना पड़ता था। एक झपकी लगी गया, आप काम गया। क्या बात है। ये इस तरह की उनकी साधना थी। ये था भाई, क्या करें। कुछ और बताएं पंडित जी अपने दादाजी के विषय में, अपने पिताजी के विषय में। बड़े महान लोग थे और क्या बात। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके युग में जन्मे हैं हम लोग। हाँ। तो उनकी गायकी के विषय में थोड़ा कुछ बताएं ना। उनकी गायकी तो बड़ी क्लिष्ट गायकी थी भाई, और दूसरी बात क्लिष्ट होने के बाद भी इफेक्टिव थी जी। वो उन्होंने जितने प्रोग्राम दिए हैं शायद किसी गायक ने दिए हों। वो एक दिन में 3 प्रोग्राम देते थे। बम्बई में मैंने देखा पंडित रामनारायण जी उनके साथ और नारायण राय इंदौरकर जी उनके साथ। तब हम प्रोग्राम देते जाने, सुबह प्रोग्राम, दोपहर में प्रोग्राम और रात को प्रोग्राम। और मेरे जो ज्येष्ठ शागिर्द हैं वो ये कहते हैं कि पंडित जी हमें सोने नहीं देते हफ्ते हफ्ते भर, क्योंकि सोने से गले में खराश आ जाती है। क्या बात है। तो प्रोग्राम ऐसे होते थे कि हफ्ते भर रात भर प्रोग्राम। पहले जमाने में कैसे होते थे कि रात को 9 बजे शुरू हुआ तो सुबह 3-4 बजे तक जी जी पहले ये प्रोग्राम होते थे। एक गवैया और इतना लंबा समय, एक ब्रेक होता था 1 बजे। तो वो जो उनकी जो मतलब गायकी थी और जो समय था, वो समय अब शायद कभी नहीं आएगा। उस गायकी की कुछ झलक अभी आपसे हम देख सकते हैं जी। अब दिखाया मैंने अभी आपको। कुछ और पंडित जी, और क्या चाहते हैं आप? जो आप सुनाना चाहें। नहीं, मैं तो बहुत सारे कुछ सुनने की आप जो चीज चाहें वो सुना सकता हूं मैं। अब जो है टप्पा सुनाता हूं आपको। ठीक है। एक टप्पा आपने खुद भी बनाई है। हाँ, मैंने टप्पे कुछ टप्पों की रचनाएं की है, मगर मेरे शब्द मेरे नहीं है। मैं कवि नहीं हूँ। है। मैं कवि नहीं हूँ जी। मैं उनको स्वरबद्ध किया है। पंडित जी टप्पा सुनेंगे आपसे, लेकिन आप थोड़ा ये भी मुझे बताइए कि आपकी परंपरा में टप्पा के अनेक प्रकार मिलते हैं जी। उनका थोड़ा सा नाम भी आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। जरूर जरूर। कि कितने प्रकार के टप्पा हैं, फिर आपका टप्पा सुनते हैं। टप्पा यानी ग्वालियर में तो टप्पे का बड़ा क्या कहते हैं प्रचलन रहा, और टप्पा हर अंदाज में आपको टप्पा दिखेगा जी। क्या ख्यालनुमा टप्पा हो जी। ख्यालनुमा यानी बड़ा ख्याल जैसा, उसमें टप्पे का पुट है जी। बाद में टप्पा है, टप तराना है, टप ठुमरी है, टप ठुमरी है। ठुमरी में भी टप्पे का अंश आ जाता जी है जी। तो ये जो टप्पा है, ये ग्वालियर में ये जो टप्पे के जो प्रवर्तक थे शौरी मियाँ, वो हमारे परंपरा से, गुलाम रसूल के बेटे थे वो, और उसी परंपरा से हम लोग हैं जी। तो वो टप्पा तो हमारे यहाँ गाया जाता, बड़ी चाव से गाते हैं। बल्कि श्लोकों में टप्पा है, श्लोक जो शादी के मुहूर्त में टप्पा, उसमें टप्पे की जमजमे उसमें आते हैं। तो मैं आपको टप्पा सुनाता हूँ एक काफी में जी। इसमें शब्द रचना किसी और की है, मैंने सिर्फ संरचना की है।
संगीत आपका है जी। टप्पे का मिजाज ही अलग है जी। टपना ने उछलना कूदना, और टप्पा गाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका व्यवहार करना उसमें, क्योंकि शुरू करके भी सम पे आना, और उसमें जो ताल है वो पंजाबी ताल, इसमें झोल है, तो झोल के बाद जो सम आता है वो एकदम ऐसा लगता है कि कोई बंदूक चल गई। उसकी ताने भी अलग हैं। जी जी। ना ना यार दीनू तलब देगा यार जी जी जी। क्या बात है, सब कैसी आई देखिए आप। जी। यार दीनू तलब देगा कैसी समाई देखिए जी जी। जैसे कंप्यूटर में कोई योजना होती है कहीं के कहीं, वो जो टप्पे के लिए कहते हैं टपकना, तो सम उसी तरह से आ रही है अचानक। यार रोशन चांदनू दे दे दबाया गला कीतिया मैनू यार बहुत यार उसके जमजमे, उसके फंदे, मुर्गी, ये सब अलग है। जी जी। यार पंडित जी, थोड़ी बात हम लोग करते हैं राग रस और भाव की बात करते हैं। जी जी जी। इसके विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हाँ, हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि एक राग का एक निश्चित स्वरूप होता है। जी जी जी। कुछ लोग मानते हैं कि राग तो स्वच्छ निर्मल जल की तरह है, उसमें जैसी बंदिशें होती हैं वैसे उसका स्वरूप उभरता है। आप क्या मानते हैं? ऐसा है जी। हर एक राग में अलग अलग तरह की अलग अलग भाव की बंदिशें हैं। जी। हर एक राग में, जी। चाहे आप दरबारी लीजिए या जोगिया लीजिए, हर एक राग में ऐसी बंदिशें हैं। तो जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जी जी। खाना खाते हैं तो क्या आप एक ही रस का सेवन करते हैं क्या? नहीं। अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। जी। तो वैसे ही राग में हम राग प्रस्तुत करते हैं भाई, हम भाव नहीं प्रस्तुत करते, भाव तो अपने आप पैदा होते हैं। ऐसा है जी। हमारे कला के मुख्य 3 पक्ष हैं जी। स्ट्रक्चरल, डेकोरेटिव और एक्सप्रेशनल। ये कला के 3 मुख्य पक्ष हैं। जी। ये तीनों पक्ष आपको इन बंदिशों में, शास्त्र साधारण के बंदिशों में मिलेंगे। और उसी तरह से गायक लोग गाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चर ऐसे इतना बड़ा अच्छा बनाया, तो आज भी बंदिशें वो ताज़ी हैं और डेकोरेटिव हुई हैं। और एक्सप्रेशनल तो एक कलाकार के ऊपर है, वो किस तरह से करता है। तो जब गाने में गमक, मीन और बहलावा हो तो भाव अपने आप पैदा होंगे। अब एक भाव पर आप जो निश्चित रहेंगे तो फिर आप आगे गायकी के अंग कैसे बनेंगे? भी तान कैसे आएगी, बोलतान कैसे आएगी, लयकारी कैसी होगी? तो ये तो अंग है ना गायकी के। जी। तो गायकी के अंग प्रस्तुत करने में आप एक भाव पर चल के नहीं गा सकते, या तो फिर आप उसको इस तरह से गाइए। अब दरबारी में मुबारकबादियां
ये बंदिश है ना, प्रसिद्ध बंदिश है। जी जी जी, दुनिया के सारे आर्टिस्ट लोग गाते हैं। जी जी। और बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं कि जो अब अलग अलग तरह के भाव, अलग अलग भाव की बहुत सारी बंदिश है। दरबारी में तो बहुत सारी बंदिश है। दरबारी में क्या, मालकोंस में, हर एक इलाके में ऐसी बंदिश है। पंडित जी, आप ग्वालियर से हैं जी। ग्वालियर का नाम जेहन में आते ही भैया साहब गणपत राव की याद ताजी हो जाती है। क्या बात है। बहुत बड़े ठुमरी गायक, बहुत बड़े हारमोनियम वादक। वाह वाह। पंडित जी, एक ठुमरी आपसे उनकी सुन सकते हैं क्या? भैया साहब की ठुमरियां बहुत हैं और उन्होंने बहुत, वो कलाकारों के साथ ही रहते थे जी, मगर वो उनका ग्वालियर से प्रेम, उनकी रिकॉर्ड्स गोहलजान की मैंने देखे तो म्यूजिक कंपोज बाय भैया साहब ऑफ ग्वालियर, उसमें लिखा हुआ भैया साहब गणपत राव। संगीत के पीछे वो दीवाने थे। वो उनका मैंने गाने का वर्णन भी सुना है। वो हमारे जो ज्येष्ठ शागिर्द बलवा जोशी जी, और तो वो कहते थे कि भैया साहब मैंने 2 तंबूरे, प्यारा साहब और कोई उनके शागिर्द होते थे और खुद वो हारमोनियम बजाते जी। तो एक एक ठुमरी को वो ख्याल की तरह से उसका विस्तार करते थे और आधे पौन घंटा एक ठुमरी गाते थे। उसमें लोग आत्मविभोर हो जाते थे। तो पंडित जी, एक ठुमरी उन्होंने जब ग्वालियर के जो महाराजा माधवराव सिंधिया जी, वो जब विलायत गए थे इलाज करवाने, तो उन्होंने उनके ऊपर एक ठुमरी बनाई थी पीलू में जी। तो वो ठुमरी में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है पंडित जी। दीपचंद जी ताल में है, 14 मात्रा के। जी, क्या बात है। क्या बात है। La
सैया आविरे गए लिख लिख पदिया भेजू सैया कैसा जोगल गए रे मनो सैया सैया। क्या बात है। पंडित LK पंडित जी, आज आप आकाशवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आए और हमसे आपने ढेरों बातें की, ज्ञान दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और आपके साथ तबले पर उस्ताद अख्तर हसन और सारंगी पर उस्ताद मुराद अली, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। धन्यवाद। आपके साथ बातें कर रहे हो।